गाइस आई एम विकास सचदेवा फ्रॉम न्यूक्लियस एकेडमी एंड आज आप लोग पढ़ने आए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन हाउ एन एटम रिएक्ट और बिहेव्स। और आप लोगों ने पहले ही चैप्टर 3 में पढ़ लिया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंडर कि एटम्स का बिहेवियर किस तरह का होता है एंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। और उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई थी उस टाइम भी, और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं हुई थी या कुछ चीज़ें जो उस थ्योरी में रॉन्ग थी वो आपको इसमें सही पता चल जाएंगी कि क्या सही है क्या गलत है। एंड 19th सेंचुरी के आसपास साइंटिस्ट का जो मेजर चैलेंज था वो यही था कि वो कैसे एक एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिवील कर पाए दुनिया के सामने, जिसके लिए उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे, रिसर्च करे और अपने रिसर्च को वर्ल्ड को शो करा। एंड देन वहाँ से क्लैरिटी आई कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे एग्जिस्ट कर पाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक मीनिंग ऑफ एटम। सो दे फाउंड आउट दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी काइंड ऑफ मैटर. It can be pure, it can be impure, which is invisible by naked eyes because size of the atom is very small. And then these atoms are indestructible in nature, which means we cannot create or destroy an atom. Or we can also say that atom is the smallest entity of element or smallest unit of element. कोई भी element को अगर आप further parts में break किए जाओ तो लास्ट में जो उसकी यूनिट क्रिएट होगी, सबसे छोटा पार्टिकल जो उस पर लास्ट में रह जाएगा, जो आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा इंडिविजुअली, वी कॉल इट एटम। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो सबसे पहले एटम की शेप कैसी होती है। कोई भी एटम इज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल शेप जैसे कि एक बॉल होती है या फिर अर्थ की शेप भी स्फेरिकल है। सो एटम भी स्फेयर शेप का होता है, जिसके बीच में एक बहुत ही डेंस पार्टिकल होता है, वी कॉल इट द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये जो टर्म है न्यूक्लियस, ये एक्सप्लेन की थी या डिस्कवर की थी रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट में, जिसको अभी आप आगे जाके समझोगे एंड पढ़ोगे कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था, जिसके बाद ये न्यूक्लियस टर्म डिस्कवर हुई। और कोई भी न्यूक्लियस के अराउंड कुछ शेल्स होती हैं। उन शेल्स में क्या होता है वो आपको बताऊंगा बाद में मैं। तो पहले आपको ये पढ़ना है कि जैसे डाल्टन थ्योरी ने कहा था कि एटम इंडिविजिबल होता है, वो चीज़ गलत थी, आपने पढ़ ली थी। एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं उस जो उससे भी छोटे हैं जो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सब पता लगा था कुछ रिसर्च की थी अलग अलग लोगों ने, जिन्होंने बाद में बताया था कि एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो particles present inside an atom are called subatomic particle, जिनको 3 अलग अलग लोगों ने डिस्कवर किया था। द फर्स्ट सबएटॉमिक पार्टिकल इज प्रोटॉन, सेकंड इज न्यूट्रॉन एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। अब आपको पढ़ना है कि इन तीनों सबएटॉमिक पार्टिकल्स की प्लेसमेंट एक एटम में कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन, दीज आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो क्योंकि इनकी लोकेशन न्यूक्लियस के इनसाइड होती है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को एक साथ कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्योंकि दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि एटम का सबसे छोटा पार्ट भी कह सकते हो आप। ये भी जो डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने की थी कि एटम के अंदर सबसे छोटा पार्ट क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स की तरह न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये न्यूक्लियस के अराउंड शेल में रोटेट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने इस पर 2 बनाए हैं, कुछ इसमें होंगे, एंड ऐसे ही हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होते हैं जस्ट अराउंड दी न्यूक्लियस। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिलेट कर पाओ तो ये स्ट्रक्चर इज सेम एज आवर सोलर सिस्टम, जिसके अंदर बीच में सन है और उसके अराउंड ऑर्बिट्स के अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक द सेम फैशन। बस फर्क ये है कि
हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर एक ऑर्बिट में एक प्लैनेट रोटेट करता है, और यहाँ पर यू कैन सी कि एक शेल के अंदर मल्टीपल पार्टिकल्स रोटेट कर सकते हैं. सो बट स्टिल काइंड ऑफ काफ़ी सेम स्ट्रक्चर है इसके अंदर, एक सोलर सिस्टम जैसा. सो अब बात करते हैं इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर, जो कि बहुत पुरानी बात है. और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, ये सब उन्होंने बता दिया था उसी टाइम. तो उसके बाद न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फिजिकल चार्ज नहीं होता. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने. तो गाइस ये नाम याद कर लो कि किसने किसको डिस्कवर किया था. मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोटॉन डिस्कवर किए थे ई गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे जेम्स चैडविक ने, एंड न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. एंड देन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, जिन्होंने सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी दिया था. बताऊंगा आपको भी वो उन्होंने क्या बताया था एटम के रिगार्डिंग कि एटम किस तरह से एग्जिस्ट करता है. सो अभी आप ये याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है. तो आप इन तीनों पे चार्ज याद कर लो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का. तो ये चीज़ मैं आपको एक टैबुलर फॉर्म में लिख के भी दे रहा हूँ अभी, और ये टैबुलर फॉर्म आपको याद करनी है, और इसमें आपको डिफरेंसेस भी याद हो जाएंगे कि इन तीनों पार्टिकल्स में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन, से प्रोटॉन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी समझ लो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का एक सिंबल है जो मैं हर बार यूज करने वाला हूं, और आप भी इस सिंबल का यूज कर सकते हो. प्रोटॉन इज एक्सप्रेस्ड एज P प्लस, क्योंकि इसका चार्ज प्लस होता है इसलिए P प्लस. उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय E स्मॉल e, चार्ज इसका नेगेटिव चार्ज है तो E माइनस. एंड देन न्यूट्रॉन इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल n, और इसका चार्ज होता ही नहीं है, दैट इज वाई इसके ऊपर 0 मार्क करना है आपको. तो प्रोटॉन, सबसे पहले प्रोटॉन के ऊपर चार्ज आपने पढ़ लिया कि पॉजिटिव चार्ज तो होता है, बट उस चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कोई पूछे आपसे. तो चार्ज आपको दो तरह के चार्ज याद करने हैं. एक तो एब्सोल्यूट चार्ज मीन जो एक्यूरेट चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है वो, और रिलेटिव चार्ज मीन्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स उसका चार्ज का रेशो क्या है. सो एब्सोल्यूट चार्ज इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड. ये चार्ज होता है एक प्रोटॉन के ऊपर, जो कि बहुत ही माइन्यूट चार्ज है. इट्स वेरी वेरी लो चार्ज. एंड देन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी सेम होता है एग्जैक्ट बाय द मैग्नीट्यूड 1.6 10 की पावर -19 कूलम, बट ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कूलम क्या चीज है. सो कूलम जो है वो चार्ज की ऐसा यूनिट है, चार्ज को नापा जाता है कूलम्स में. एंड ये जो कॉन्सेप्ट है कूलम, ये क्लास 10th में है, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को किस में मेजर करते हैं, एंड कूलम क्या चीज़ है. अभी आप सिर्फ ये याद कर लो कि चार्ज को नापा जाता है इन कूलम्स. सो चार्ज इन प्रोटॉन इज दैट अमाउंट ऑफ कूलम्स. इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है, बट फर्क क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, इसका नेगेटिव. सो इफ वी टॉक अबाउट द रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मीन्स कंपेरेटिव चार्ज क्या है. तो देखो अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एंड उसके इसमें इस पे चार्ज आएगा +1, इस पे आएगा -1. तो गाइज आप लोग इसमें रिलेटिव चार्ज भी याद कर सकते हो, सिर्फ एब्सोल्यूट चार्ज क्लास 9 में उतना डिटेल में नहीं है. सो वी कैन जस्ट स्टार्ट विद +1 -1. प्रोटॉन का चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1. देन द थर्ड सबएटॉमिक पार्टिकल इज न्यूट्रॉन, which has no charge, 0 coulombs. तो इसका रिलेटिव चार्ज भी 0 ही यूज करोगे आप. So now we'll talk about the absolute mass of these 3 atomic particles. तो फर्स्ट वन इज प्रोटॉन. प्रोटॉन का जो मास है आप समझ सकते होंगे कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, एटम का मास खुद ही इतना कम होता है, तो ये उसका एक छोटा सा पार्टिकल है, तो इसका मास भी बहुत कम होता है, एंड दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स. अगर आपको उसको लर्न करना है केजीज में, so we can learn 1.6 into 10 की पावर -27 kg. So now इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन से बहुत कम होता है. अगर आप रेशो की बात करो तो अप्रॉक्सीमेटली वो 2000 टाइम्स कम होता है. तो
इसको अगर आपको याद करनी है एब्सोल्यूट मास की वैल्यू, तो दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम्स, और इन केजी इट वुड बी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, which is very 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 low. Now the mass of neutron is same as the mass of proton, 1.6 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स, और kg में भी आप लोग इसको निकाल सकते हो, सेम वैल्यू आएगी। ओके तो ये जो मासेस आप लोग पढ़ रहे हो, पता लग रहा होगा आपको काफ़ी डिफिकल्ट है याद करना इनको, इसलिए हमने पढ़ना है इनके रिलेटिव मासेस। जैसे आपने यहाँ चार्ज पढ़े थे रिलेटिव, इनसे काफ़ी ईजी हो गया था इनको समझना। सेम मासेस में भी क्या होगा, देखो इन दोनों की रेशियो कितनी आ रही है, इन दोनों की रेशियो इज 1। सो सबसे छोटा हैवी पार्टिकल जो है दैट इज प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन के मास को नाम दिया गया था 1 एटॉमिक मास यूनिट विच इज़ 1 यूनिफाइड मास। पहले इसका नाम AMU ही था, AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, उसके बाद द नेम चेंज टू यूनिफाइड मास। सो 1U मीन्स 1.6 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। सो इसलिए हम ये वैल्यू ना लिख के 1U लिख देते हैं व्हेन इट कम्स टू मेजर द मास ऑफ एटम्स। नाउ इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास से 2000 टाइम्स कम होता है, तो इसका मास होगा 1/2000U, जो कि पता चल गया था आपको पहले कि बहुत ही छोटा मास है। देखो एटम इतना छोटा होता है, उसके बाद उसका एक सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन्स, जिसका मास ये था, और उससे भी 2000 टाइम छोटा इलेक्ट्रॉन का मास होता है विच इज़ 1/2000U, एंड न्यूट्रॉन का मास सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन विच इज़ 1U। सो आपको याद रखना है इनके रिलेटिव मासेस, ये बहुत ज़रूरी हैं। एब्सोल्यूट मासेस भी आपको याद होने चाहिए, बट अगर आपको ये याद नहीं भी हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको रिलेटिव मासेस जरूर याद करने हैं, ये नहीं भूलना है आपको। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर लोकेशन इनसाइड द एटम, ये तीनों पार्टिकल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन, आप लोगों ने देख भी लिया कि प्रोटॉन्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। सो इनसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स, आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल हैव टू राइट आउटसाइड द न्यूक्लियस, but in the orbits or shells, and then the location of neutron is same as the proton। ये भी कहाँ मिलते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन साथ में मिलते हैं, तो लोकेशन ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो इनसाइड द न्यूक्लियस। तो तीन में से दो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं, और एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो सबसे हल्का पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में रिवॉल्व करता है। Now these particles are discovered by, जिन लोगों ने इनको डिस्कवर करा आपको उनके नाम भी याद रखने हैं। तो प्रोटॉन्स were discovered by E. Goldstein, Ernest Goldstein। Electrons were discovered by J.J. Thomson, and then neutrons were discovered by James Chadwick। तो ये तीन नेम्स आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, और ये जो डिफरेंस आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड इन तीन पार्टिकल्स का नेचर, इनका चार्ज, इनका मास, इनकी लोकेशन, और इनको किन किन ने डिस्कवर किया था। तो गाइस आप लोगों ने पढ़ लिया कि एटम की शेप कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, जो कि ये तीन है। सो एक फैक्ट तो क्लियर हो गया कि एटम इज़ डिविजिबल, जिसके ये तीन पार्ट्स हैं जिसमें इसको डिवाइड किया गया है। एंड आप इसको ज़रा एक बार नोट डाउन कर लो, अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट ये चीज़ आपको लर्न करनी है और इसको नोट किया हो तभी इसको आप लर्न कर पाओगे। सो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, जस्ट नोट इट डाउन। एंड गाइज वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है, प्रोटॉन्स को एक और नाम से जाना जाता है। अगर किसी रेडिएशन में बहुत सारे प्रोटॉन्स हों तो वी कॉल दैट कैनाल रेज, एंड इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है कैथोड रेज। सो मीन्स अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन कैनाल रेज, तो आप क्या लिखोगे, द पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस आर नोन एज कैनाल रेज विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, एंड इफ दे आस्क टू फाइंड कैथोड रेज देन यू विल राइट द नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस आर नोन एज कैथोड रेज। सो ये 2 पॉइंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लो आप। और कैनाल रेज का एक और नाम भी होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज एनोड रेज। एनोड मीन्स अगेन द पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस।
और कोई भी एटम की अगर हम मास की बात करें तो एटम का मास जो है वो दो चीज़ से मिलकर ही बनता है, क्योंकि इसमें थर्ड का मास तो पता होगा आपको, नेग्लिजिबल मास है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी मास ऑफ एन एटम, तो उसके लिए आपको पढ़ना है एक टर्म मास नंबर। मास नंबर का सिंबल होता है A। सो मास नंबर मीन्स अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन का मास अवॉइड करना है, क्योंकि देखो आप 1U से ये 2000 टाइम्स कम है, तो इसलिए इसको काउंट ही नहीं किया जाता। सो द मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। एंड एटॉमिक मास थोड़ा अलग होता है मास नंबर से। मास नंबर बेसिकली एक इंडिकेशन है कि एक एटम में कितने पार्टिकल्स हैं जिनका मास कंसिडरेबल है, क्योंकि देखो 3 में से 2 का मास ये जो काउंट होता है, थर्ड का मास काउंट ही नहीं होता है। सो मास नंबर आपको एक देता आइडिया कि एक एटम में न्यूक्लियस का मास क्या है, क्योंकि सिर्फ एक एटम में न्यूक्लियस का मास ही है जो काउंट किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम होता है। एंड एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, कोई भी एक एटम का एक्यूरेट मास ग्राम्स में क्या होता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लर्न करना और निकालना, तो इसलिए वो चीज़ नहीं की जाएगी क्लास 9 में। आपको सिर्फ लर्न करना है मास नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल A। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एटॉमिक नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड एज Z, कैपिटल Z। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एटम में प्रेजेंट कितने प्रोटॉन्स हैं, सिर्फ प्रोटॉन्स, इसको याद रखना। एटॉमिक नंबर मीन्स the number of protons present in an atom is called its atomic number, which never changes। एंड जो नोट पॉइंट है वो याद रखने वाली बात ये है, याद रखने वाली कि कोई भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलोगे या फिर याद करोगे, क्योंकि कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन किए जा सकते हैं। ये चीज़ आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन होते हैं, लेकिन कोई भी एटम में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कभी लूज गेन नहीं होते भी हैं तो वो बहुत रेयरली होते हैं। उस केस में एटम लूजेज इट्स आइडेंटिटी। तो अगर मैं एक एटम की बात करूँ, फॉर एग्जांपल कार्बन, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, मीन्स उसका एटॉमिक नंबर इज 6। अब क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन्स है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और कार्बन में बाय चांस 6 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन तीनों से हमको क्या इंडिकेशन मिलती है, सो ये मिल रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, विच मीन्स इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, और अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होंगे। उसके बाद न्यूट्रॉन भी इसमें 6 होते हैं, तो इस एटम का मास नंबर जो होगा दैट विल बी 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स विच इज 12U। U इज, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन कि U एटम के मास को नापने की यूनिट होती है, विच इज कॉल्ड यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट। सो कार्बन के एक एटम का मास नंबर इज 12U, जो कि एक आपको आइडिया दे रहा है कि एक कार्बन के एटम का मास 1U, जो कि आपको ये पता है वैल्यू, इसके 12 टाइम्स होता है, क्योंकि 1U की ये वैल्यू है 1.6 10 के पावर -24 ग्राम। सेम अगर 1U इतना है तो 12U क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ दैट वैल्यू। तो इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो जाएगी, आपको वो याद नहीं करनी है, यू हैव टू जस्ट लर्न 12U, विच इज फाइन। तो फिर आप इसमें देखा होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं करा, सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही मास एक कंसिडरेबल मास है जिसको काउंट किया जाता है। वी जस्ट हैव टू इग्नोर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक और नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि कोई भी एटम में हमेशा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो इस पर नेट चार्ज कभी भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सेम इफ़ यू टॉक अबाउट कार्बन, इसमें अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो इसका एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ 1.6 10 की पावर -19 कूलम। बट एब्सोल्यूट चार्ज से बेटर ये कि इसका याद कर लो, इसका रिलेटिव चार्ज विच इज़ +6। ये जो चार्ज है +6 ये है ड्यू टू 6 प्रोटॉन्स।
सेम कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी -6। तो गाइज ये कैंसिल होने के बाद जो नेट चार्ज आएगा दैट विल बी 0। और ये सिर्फ एक कार्बन के नहीं, हर एटम की स्टोरी है कि हर एटम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी न्यूट्रॉन का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि न्यूट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनसे कम भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहेंगे, दे आर नेवर अनइक्वल। और इसी वजह से हमेशा हर एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और वी कैन से दैट कि एक एटम पे कभी कोई चार्ज नहीं होगा। तो आप इसको भी ज़रा एक बार नोट कर लो। तो गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डिटेल थ्योरी। जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, जो आज का प्रेजेंट मॉडल ऑफ एटम है, वो कैसे डिस्कवर हुआ, उसमें कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। उसमें 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। तो फर्स्ट वन वाज जे थॉमसन, सेकंड इज़ रदरफोर्ड एंड थर्ड इज़ नील बोर। इन तीनों ने मिलके एटम स्ट्रक्चर बनाया है जो आज आप लोग पढ़ रहे हो, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनकी प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें एक एक्सपेरिमेंट का आउटपुट है जो आपको पढ़ना है अब स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो डाल्टन थ्योरी थी आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ लिया कि एटम इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, जिसमें से कुछ बातें सही थी, कुछ गलत थी। जैसे कि ये बात बिल्कुल ठीक है दैट एटम इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल, वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एन एटम। बट ये बात आगे जाके गलत प्रूव हो गई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने एटम के अंदर पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लिया था विच आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो एटम इज़ डिविजिबल नॉट इंडिविजिबल। और इन पार्टिकल्स की जब डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स की, तो उसके बाद साइंटिस्ट का मेन चैलेंज क्या था, ये पता लगाना कि उन पार्टिकल्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं थी कि एटम्स के अंदर पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आगे आए दैट वाज जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर किए थे। सो अब आप लोग पढ़ रहे हो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने एटम को कंपेयर किया था एक वाटरमेलन से, एंड ही सेड जैसे वाटरमेलन का जो रेड एडिबल पार्ट होता है, अज्यूम कर लो कि जो उस पर ग्रीन पार्ट है वो हटा दो, तो उसके बाद जो रेड एडिबल पार्ट बचता है दैट इज़ द पॉजिटिव स्फेरिकल शेल ऑफ द एटम। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर जस्ट लाइक जो उस पर सीड्स एम्बेडेड होते हैं रैंडमली कहीं पे भी, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस तरीके से कि एटम हमेशा स्फेरिकल शेप के होते हैं, विच इज़ ट्रू, एटम स्फेरिकल ही होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी लोकेशन ऐसा नहीं है जैसे उन्होंने मार्क कर रखी है कि एटम का पूरा स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज होता है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट भी इन्होंने बहुत गलत बताई थी। ही सेड कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ही डिड नॉट से अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपको उस पर दिख रहा होगा कि टोटली रॉन्ग है। तो ये जे थॉमसन मॉडल का स्ट्रक्चर ऑफ एटम था इनके अकॉर्डिंग, बट ये एंटायरली रॉन्ग नहीं था। इनके मॉडल के ये 2 पॉइंट्स थे, एंड ही प्रपोज्ड फर्स्ट पॉइंट कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जो कि पढ़ लिया आपने, गलत है। बट सेकंड पॉइंट ही सेड कि कोई भी एटम के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज और ऑलवेज सेम, जो कि बिल्कुल सही है। आप लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, और एटम का न्यूट्रल होने का रीज़न यही होता है क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एटम पे कभी भी कोई नेट चार्ज नहीं आ सकता, एंड एटम इज़ ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इन्होंने ये जो चीज़ बताई थी ये काफ़ी हद तक रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि इससे पहले क्लैरिटी नहीं थी कि एटम में कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बट इस चीज़ की क्लैरिटी की थी नेक्स्ट साइंटिस्ट ने कॉल्ड रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रिपेयर किया था, लेकिन उसमें कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जाके उन्होंने ये चीज़ बताई थी। और जे थॉमसन ने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक और चीज़ से कंपेयर भी किया था। ही सेड एटम इज़ लाइक अ क्रिसमस पाई और क्रिसमस पुडिंग, जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स उसके बीच में रैंडमली कहीं पे भी एम्बेडेड होते हैं। तो वही सेम है, जो उसका बाकी एडिबल पार्ट है दैट इज़ अ पॉजिटिव स्फेयर, और जहाँ जहाँ उसके ड्राई फ्रूट्स होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगेन ये या फिर जो वाटरमेलन वाला मॉडल था, दोनों ही मॉडल गलत थे। सो जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम को 2 चीज़ों से कंपेयर किया था। द फर्स्ट वन इज़ वाटरमेलन, सेकेंड थिंग इज़ क्रिसमस पुडिंग, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उसके ड्राई फ्रूट जहाँ प्रेजेंट होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं प्रेजेंट, विच इज़ अगेन रॉन्ग।
Now to find the exact location of the charged particles, next scientist came in. His name was रदरफोर्ड, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, हिज एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया था और इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर। अच्छा, अब पहले आप कुछ चीज़ों को पढ़ लो कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, और उसके बाद इन्होंने गोल्ड फॉइल ही की यूज़ की थी, क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के मेटल्स अवेलेबल हैं, बट इतने सब अवेलेबिलिटी के बावजूद भी इन्होंने गोल्ड ही क्यों चूज़ किया था, इन्होंने सिल्वर चूज़ नहीं करा, इन्होंने एल्यूमिनियम चूज़ नहीं करा। सो इसका एकमात्र रीज़न यही है कि गोल्ड जितना मेलेबल कोई मेटल नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी क्या होती है, सो मैं आपको समझा देता हूँ। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, और शीट्स में कन्वर्ट होने के लिए गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल है, जिसको आप जितना पतला कर सकते हो उतना पतला किसी को भी नहीं कर सकते। गोल्ड को हैमर कर करके आप सिर्फ 1000 एटम्स थिक जितना भी कर सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा मेलेबल एलिमेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए गोल्ड फॉइल ही क्यों चूज़ की थी, तो उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। सो ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल, और गोल्ड से ज़्यादा मेलेबल एलिमेंट या मेटल कोई भी प्रेजेंट नहीं है। कहने को तो 1000 एटम्स हैं, बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, बट स्टिल एटम का आपको पता ही है साइज़ कितना छोटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली 1000 एटम्स थिक लेयर बहुत ही पतली लेयर है। इतनी पतली लेयर क्रिएट कर पाना और किसी एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। नाउ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। आप लोगों ने पढ़ा है कि एटम का सारा मास कहाँ पर होता है? उसके न्यूक्लियस में। और हीलियम का मास कितना है? हीलियम कम्स ऑन एटॉमिक नंबर 2, तो उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसका मास होता है 4u। एंड सब एटॉमिक वर्ल्ड में 4u मास कम नहीं होता। 4u मास इज़ लाइक एक प्रोटॉन का 4 टाइम मास है। तो आप अज्यूम कर लो कि हीलियम आयन के ऊपर डबल चार्ज है, 2+ चार्ज है, तो वी कॉल दैट पार्टिकल एज अल्फा पार्टिकल। एंड व्हेन दे मूव अप्रॉक्सीमेटली विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो अब आप सोच सकते हो कि एक पार्टिकल जिसका मास सब एटॉमिक वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा मास है 4u, एंड जिसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ है, सो उसमें काफ़ी एनर्जी अपने आप पोजेस हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv², और यहाँ पर मास भी ज़्यादा है पार्टिकल का और उसकी वेलोसिटी भी काफ़ी हाई है। सो 12mv² के अकॉर्डिंग एक अल्फा पार्टिकल में बहुत एनर्जी होती है। और एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सपेक्टेड ये था कि जो अल्फा पार्टिकल फेंके गए हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर, वो कुछ हद तक डिफ्लेक्ट होंगे, बट उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं और गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन लेयर है। बट उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग रिजल्ट्स आए थे इनके एक्सपेरिमेंट में। तो गाइस पहले ये भी समझो कि उन्होंने ऐसा क्यों करा कि गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स क्यों फेंके। रीज़न इज़ क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब बम्बार्ड किए जाएंगे गोल्ड एटम पे या कोई भी एटम के ऊपर, तो उसमें उनमें प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल्स की लोकेशन का पता लगाना ईजी हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स या तो किसी एक पार्टिकल से अट्रैक्ट होंगे या तो वो उससे रिपेल होंगे। और अगर मान लो अल्फा पार्टिकल किसी पार्टिकल से अट्रैक्ट हो रहे हैं या किसी पार्ट ऑफ द एटम में वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, मीन्स कि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। या अगर अल्फा पार्टिकल्स किसी एक पार्टिकल से रिपेल हो रहे हैं, इट मीन्स कि वहाँ पर भी सेम चार्ज प्रेजेंट है। सो दैट इज़ वाई उन्होंने चार्ज पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया ऑन एटम, जिसमें सारे चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनका एक्सपेरिमेंट का डायग्राम उन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। ये जो आप लेयर देख रहे हो, ये गोल्ड की बहुत बारीक लेयर का एक एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर है, उसका जूम्ड फॉर्म है। सो जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स एमिट करे इसके ऊपर, सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। आपको क्लियर दिख रहा होगा इसके अंदर कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए बिल्कुल, जिसमें कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में भी इसको एक्सप्लेन किया था। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। दैट द फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधे चले गए थे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन वाज
कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे छोटे एंगल से, स्मॉल एंगल से। जैसे आपको दिख रहा होगा इधर कि कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे कि ये डिफ्लेक्ट हुआ है, ये डिफ्लेक्ट हुआ है, ये डिफ्लेक्ट हुआ है, ये कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्मॉल एंगल से। देन सरप्राइजिंगली बहुत ही कम रेशो में कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल रिबाउंड हुए थे 180 डिग्रीज पे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। दिस पार्टिकल एग्जैक्टली बाउंस बैक, और ये वाला पार्टिकल भी अप्रॉक्सीमेटली बाउंस बैक ही हुआ है, बट ये वाला एग्जैक्टली सेम पाथ पे बाउंस बैक हुआ है, विच वी कैन से दैट कि ये पार्टिकल 180 डिग्री रिवर्स हो गया। अब ये थोड़ा उनके लिए शॉकिंग था। रीज़न, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी अल्फा पार्टिकल्स हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो गोल्ड फॉइल जैसी पतली सी लेयर से बाउंस बैक या रिपेल हो पाएंगे। लेकिन 12,000 में से कोई एक बाउंस बैक हुआ से रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट आया। और उन्होंने अपनी भाषा में, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उन्होंने ये बताया था कि ये रिजल्ट ऑलमोस्ट उतना इनक्रेडिबल है। मान लो कि आपने एक 15 इंच का शेल फायर किया है एक नैपकिन शीट के ऊपर, एक टिश्यू पेपर के ऊपर, और वो कम्प्लीटली बाउंस बैक हो जाए उस नैपकिन वॉल से हिट होके, जो कि इम्पॉसिबल है। बट यहाँ फिर भी वो चीज़ पॉसिबल हुई, विच मीन्स कि एटम के अंदर एक ऐसा पार्ट प्रेजेंट है जो कि इतना डेंस है, इतना थिक है कि उससे अल्फा पार्टिकल जितने हैवी पार्टिकल्स भी क्रॉस उसको नहीं कर पा रहे, उससे वो कम्प्लीटली बाउंस बैक हो रहे हैं। तो ये जो इनके ऑब्जर्वेशंस है 3, इससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स लिखे थे अपने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे, जो कि ये रहे 3 कंक्लूजन्स। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, विच मीन्स एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। क्योंकि अगर वो एम्प्टी ना होता तो अल्फा पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते, लेकिन मोस्टली क्योंकि स्ट्रेट पास हो गए हैं, मीन्स गोल्ड फॉइल का या गोल्ड एटम में प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन वॉज कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, और जितने भी डिफ्लेक्ट हुए वो ऑलमोस्ट सेंटर से डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इसमें इंडिकेशन ये था कि जो इसके पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम जगह लेके बैठा हुआ है, क्योंकि अगर ज़्यादा जगह होती पॉजिटिव चार्ज की तो ज़्यादा अल्फा रेज डिफ्लेक्ट होती, बट क्योंकि कम रेशो में अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हुई हैं, मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर प्रेजेंट जो है वो उसने बहुत कम जगह ली हुई है। और क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स रिपेल हो रही हैं, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इट्स अ क्लियर साइन कि जहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज 12,000 में से सरप्राइजिंगली एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल रीबाउंड हो गया था अपने सेम पाथ पे, विच इज़ अ क्लियर साइन कि गोल्ड एटम के जो सेंटर में प्रेजेंट चीज़ है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत छोटे साइज़ की है, क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स वहाँ से बाउंस बैक हो पाए थे। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो प्रोबेबिलिटी इज़ 1 आउट ऑफ 12,000, विच इज़ वेरी लेस। तो इससे 2 चीज़ क्लियर हुई थी कि जो बीच में प्रेजेंट पार्टिकल है, एक तो वो बहुत डेंस है कि उससे अल्फा पार्टिकल जितने हैवी रेज तक पास नहीं हो पा रही, और सेकंड क्योंकि अल्फा रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, या वी कैन से कि रिपेल हो रही हैं, तो मीन्स कि वहाँ पर भी सेम चार्ज प्रेजेंट है, विच मीन्स द पॉजिटिव चार्ज। And then after the experiment he named this center particle as the nucleus, so that is how he discovered nucleus। और ये है इनका थर्ड कंक्लूजन। अब जो इनका डेटा था, इनके एक्सपेरिमेंट से जो डेटा रिवील हुआ, उन्होंने ये बताया कि कोई भी एटम का न्यूक्लियस उसके एटम के रेडियस से 10 की पावर 5 विच इज़ 1 लाख टाइम छोटा होता है। तो अगर आप अज्यूम कर लो कि एटम एक फुटबॉल स्टेडियम है, जो कि आप सबको आइडिया होगा कि फुटबॉल स्टेडियम कितना बड़ा होता है और फुटबॉल का साइज़ क्या होता है। तो अगर आप अज्यूम कर लो कि एटम एक स्टेडियम है तो फुटबॉल उसका न्यूक्लियस है, तो ये रेशियो होती है, बहुत ही छोटा एटम का न्यूक्लियस होता है। और सेकेंडली जितना भी मास पूरे स्टेडियम का है, पूरे स्टेडियम का मास उसकी बॉल में रिसाइड कर रहा है, और सारा का सारा मास उसकी बॉल में कॉन्सेंट्रेटेड है। सो जितना भी एटम का मास होता है, इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स न्यूक्लियस, और वी कैन से जितना भी एटम का मास होता है वो सारा का सारा मास उसके न्यूक्लियस में रिसाइड करता है, और वहाँ पर दैट इज़ वाई वॉल्यूम छोटा होने की वजह से डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इतने हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स भी उसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट, आई एम रिपीटिंग, एक्सपेरिमेंट के ये इनके 3 मेन पॉइंट्स अगर उन्हें
गोल्ड फॉइल चूज़ की थी, क्यों की थी, अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने बम्बार्ड किए थे, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से एक्सपेक्टेशंस क्या थी। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आपको ये बनाना है जिसमें आपको न्यूक्लियस मार्क नहीं करना है इन गोल्ड एटम्स के अंदर, क्योंकि तब तक न्यूक्लियस डिस्कवर्ड ही नहीं था। उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो आपने यहाँ पढ़ी हैं वो 3 ये थी कि मोस्ट ऑफ द रेज वेंट स्ट्रेट फर्स्ट, सेकेंड ऑब्जर्वेशन कि कुछ डिफ्लेक्ट हुई थी स्मॉल एंगल से, और थर्ड ऑब्जर्वेशन वॉज कि 1 आउट ऑफ 12,000 कंप्लीटली बाउंस बैक हो गई थी। तो इनके एक्सपेरिमेंट के बाद जो उन्होंने मॉडल प्रिपेयर करा उसमें ये 3 पॉइंट्स थे। फर्स्ट वन इज कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। आपने पढ़ लिया कि हर एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, वी कॉल इट न्यूक्लियस, और एटम का नियरली सारा मास इसी में ही रिसाइड करता है, क्योंकि आपने पढ़ लिया था कि एटम के 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से p और n का मास होता है 1 u ईच, और इलेक्ट्रॉन का मास 1/2000 u। सेकेंड, ही ऑल्सो सेट कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर वो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो जो इनका सेकंड पॉइंट है वो कोई एक्सपेरिमेंटल आउटपुट नहीं है। इन्होंने जब देखा था कि एटम का स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम एज द सोलर सिस्टम, कि बीच में एक सेंटर हैवी पार्टिकल है जिसमें बहुत सारा मास है और बहुत सारे पार्टिकल्स उसके अराउंड है ऑर्बिट के अंदर, तो ही ऑल्सो अज्यूम्ड कि इलेक्ट्रॉन्स भी प्लैनेट की तरह रिवॉल्व ही कर रहे होंगे। तो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। थर्ड पॉइंट में ही सेट कि न्यूक्लियस का साइज एक एटम के कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। वो कितना छोटा होता है मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि न्यूक्लियस अपने एटम से 1 लाख टाइम छोटा होता है, जो कि बहुत छोटा है। और आपने ये भी पढ़ लिया कि सारा का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, क्योंकि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। बट इनके मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे जो उन्होंने सेकंड पॉइंट अज्यूम कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सर्कुलर पाथ, उसमें कुछ डीमेरिट्स थे जो मैं आपको भी समझाऊंगा थोड़ी देर के अंदर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक भी है आपका ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ड्रॉबैक क्या थे, या उसके लिमिटेशन क्या थे, या फिर उनके मॉडल में ऐसे क्या पॉइंट्स थे जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें कि सारा का सारा मास भी रिसाइड करता है, कॉल्ड द न्यूक्लियस, और उसके अराउंड जो शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एट अ कांस्टेंट स्पीड, और वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक थ्योरी होती है मैक्स प्लैंक ने जो दी थी, साइंटिस्ट नेम वाज मैक्स प्लैंक, एंड इस थ्योरी सेज कि जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, सो मैक्स प्लैंक सेड कि जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उस केस में उसकी एनर्जी लूज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, एंड दीज रेडिएशंस आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्सेलरेशन में है, बट अब आप कहोगे ये तो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और कांस्टेंट स्पीड में है तो फिर ये एक्सेलरेट कैसे हो सकता है। सो गाइस, आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कभी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है तो उस केस में उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, बट हर पॉइंट पे उसमें चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा होता है। तो अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वो 2 चीज़ से मिलकर बनती है, एज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसके लिए इट शुड बी इन द कांस्टेंट स्पीड एंड इट शुड बी मूविंग इन द कांस्टेंट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है चार्ज पार्टिकल की, यहाँ पर उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है टेंजेंशियली। तो वी कैन से दैट इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी एट एवरी पॉइंट व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ही हुआ। दिस इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एंड अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक एंड हिज थ्योरी, ही सेड कि जब भी कभी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा तो उस केस में इट विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस
called electromagnetic waves, and this theory is known as electromagnetic theory of physics as well. Electromagnetic theory of physics. अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि बिल्कुल सही थ्योरी है, ये चीज़ गलत प्रूव हो रही थी और रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों गलत हो रहा है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सम रेडिएशंस, और जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो रही है तो ऑफ कोर्स वो एक स्पाइरल पाथ में एनर्जी लूज करता हुआ इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम विल डाई। एंड हम लोगों ने पढ़ा कि एटम डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, एटम बहुत स्टेबल स्टेट में है, और इनके अकॉर्डिंग एटम बहुत एक अनस्टेबल स्टेट है, क्योंकि जैसे ही एटम ने एग्जिस्ट करना शुरू करा उसका इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आके एम्बेडेड हो गया, तो मीन्स उसके अंदर आके इंसर्ट हुआ, फॉल हुआ, एटम खत्म। तो अगर ऐसा होता तो एटम जैसे आप लोग आज देख रहे हो एग्जिस्ट कर ही ना पाते, वो एग्जिस्ट करते फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उसके बाद वो गायब हो जाते। जबकि ऐसा नहीं है, आपके आसपास जो चीज़ें पड़ी हैं, आपके आसपास मैटर पड़ा है, आपके आसपास चेयर है, टेबल है, आपकी खुद की बॉडी है, और बहुत ही स्टेबल स्टेट में एटम्स हैं, विच मीन्स कि एटम्स में जो चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स उसमें एनर्जी रेडिएट शायद नहीं हो रही हो, बट स्टिल इस चीज़ को इन्होंने नहीं, नेक्स्ट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, एंड दैट साइंटिस्ट इज नील बोर्स। और अगला आपको मॉडल उन्हीं का पढ़ना है कि उन्होंने ऐसा क्या स्ट्रक्चर दिया था एटम का, और उसमें इससे क्या इम्प्रूवमेंट्स थी।